एक ऐसे शहर की कल्पना की है जो सोने और ताकत से बना हो और फिर वक्त की धूल में खो जाए। आज हम सफर कर रहे हैं दक्षिण भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर के खंडहरों का। एक ऐसी कहानी जो जितनी शानदार है उतनी ही रहस्यमयी भी। 15वीं सदी में फारस से आए एक यात्री अब्दुल रज़ाक ने जो अपनी आंखों से देखा, उसे बस इन्हीं शब्दों में बयां किया जा सका। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा शहर जिसकी बराबरी का दुनिया में कोई दूसरा शहर था ही नहीं। ये सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं था, ये एक ऐसा सपना था जिसे हकीकत में तराशा गया था। लेकिन फिर सदियों तक ये शानदार शहर बस खंडहर बनकर गुमनाम पड़ा रहा। इसकी कहानी लगभग भुला दी गई। तो सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य जो दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था, वो आखिर गुमनामी के अंधेरे में खो कैसे गया? यही वो राज है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं खंडहरों की फिर से खोज के साथ। चलिए देखते हैं कि इस खोए हुए शहर को दुनिया के सामने दोबारा कैसे लाया गया। साल था 1800 और कर्नल कॉलिन मैकेंजी नाम के एक इंजीनियर इन विशाल खंडहरों को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने स्थानीय पुजारियों की कहानियों और यादों के सहारे बड़ी मेहनत से इस शहर का पहला नक्शा तैयार किया और बस यहीं से उस खोए हुए साम्राज्य के इतिहास को एक साथ जोड़ने की वो मुश्किल प्रक्रिया शुरू हुई। ये टाइमलाइन हमें विजयनगर के एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाती है। 1336 में इसकी शानदार स्थापना, फिर 1565 में इसका दुखद पतन, 1800 में इसकी दोबारा खोज और आखिर में 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना। ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास के थपेड़ों के बीच टिके रहने और फिर से जी उठने की कहानी है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब विजयनगर अपने सुनहरे शिखर पर था, और समझते हैं कि वो कौन सी ताकत और दौलत थी जिसने इस शानदार शहर को जन्म दिया। 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक दक्षिण भारत की किस्मत लिखने वाला था। संगम वंश के इन भाइयों ने एक ऐसी सल्तनत शुरू की जिसका असर उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के एकदम दक्षिणी सिरे तक महसूस किया जाना था। लेकिन विजयनगर अगर अपने शिखर पर पहुंचा तो वो महान कृष्णदेव राय के शासन में था। वो न सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा थे जिन्होंने बीजापुर के सुल्तान और उड़ीसा के गजपतियों को हराया, बल्कि कला और साहित्य के भी बड़े पारखी थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नाम से जाने जाने वाले 8 महान तेलुगु कवि थे। और तो और उन्होंने खुद अमुक्त माल्यदा नाम का एक महाकाव्य लिखा था। वाकई उनकी प्रतिभा असाधारण थी। तो आइए अब इस साम्राज्य के दिल में चलते हैं। इसकी राजधानी हम्पी, जिसे विजयनगर यानी विजय का शहर भी कहा जाता था। देखते हैं कि ये अपने चरम पर कैसा दिखता था। जरा कल्पना कीजिए कि आप हम्पी की सड़कों पर चल रहे हैं। शहर को जीवन देने वाले तुंगभद्रा नदी का पानी हिरिया नहर जैसी एडवांस्ड वाटर सिस्टम्स के जरिए हर कोने तक पहुंचता था। और सुरक्षा, शहर को किलेबंदी की 7 परतों से घिरा गया था जो न सिर्फ लोगों की बल्कि खेतों की भी रक्षा करती थीं। मतलब ये शहर सबसे लंबी घेराबंदी का भी सामना करने के लिए तैयार था। इस शाही केंद्र के बिल्कुल बीच में था महानवमी डिब्बा, 11,000 वर्ग फुट का एक बहुत बड़ा मंच। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। यहीं पर दशहरा जैसे त्योहारों के दौरान राजा अपनी पूरी शान और शौकत दिखाते थे और पूरी दुनिया उनकी ताकत देखती थी। शाही केंद्र से आगे था शहर का आध्यात्मिक दिल यानी सेक्रेड सेंटर। यहाँ विरूपाक्ष और विठल जैसे शानदार मंदिर थे। विठल मंदिर अपने विश्व प्रसिद्ध पत्थर के रथ के साथ विजयनगर के कारीगरों की अविश्वसनीय कला का जीता जागता सबूत है। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसकी राजनीतिक और आर्थिक ताकत का राज क्या था? विजयनगर की राजनीतिक बनावट की रीढ़ की हड्डी थी अमर नायक प्रणाली। अब ये है क्या? देखिए, इस अनोखे सिस्टम में नायक कहे जाने वाले मिलिट्री कमांडरों को शासन करने के लिए इलाके दिए जाते थे। बदले में वो टैक्स इकट्ठा करते थे और राजा के लिए एक वफादार सेना बनाए रखते थे। इसी सिस्टम ने साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार दोनों को पक्का किया। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता था व्यापार से, और इस व्यापार में सबसे कीमती चीज थी घोड़े।
अरब और पुर्तगालियों से लाए गए अच्छी नस्ल के घोड़े विजयनगर की मिलिट्री पावर के लिए बहुत जरूरी थे। कुदिराई चिट्टी नाम की ये घोड़ा व्यापारी साम्राज्य को अमीर बनाने में बड़ी भूमिका निभाते थे और साथ ही मसालों, कपड़ों और कीमती रत्नों के एक्सपोर्ट से भी इसकी तिजोरियां हमेशा भरी रहती थी। लेकिन कृष्णदेव राय के शानदार युग के बाद साम्राज्य की नींव में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं और फिर वो निर्णायक मोड़ आया जिसने इस महान शहर के भाग्य पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। जैसे जैसे विजयनगर की ताकत बढ़ी वैसे वैसे उसके पड़ोसियों की जलन भी। उत्तर में दक्कन की सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने इस बढ़ती ताकत को अपने लिए एक बड़ा खतरा माना, तो उन्होंने अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल था 1565। जगह थी तालीकोटा का मैदान। ये वो दिन था जब विजय के शहर की किस्मत का फैसला होना था। तालीकोटा की उस विनाशकारी हार के बाद विजय का शहर अपने घुटनों पर आ गया। कई महीनों तक इसे लूटा गया, इसके मंदिरों को तोड़ा गया और इसके महलों को आग लगा दी गई। दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक अब बस खंडहर में बदल चुका था। उसकी शानो शौकत अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई। अब उस तबाही के सदियों बाद चलिए आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि हम्पी के ये खंडहर आज हमें क्या बताते हैं। आज हम्पी के ये खामोश खंडहर दक्षिण भारत के उस आखिरी महान हिंदू साम्राज्य के गौरव के मूक गवाह बनकर खड़े हैं। वे हमें एक भूली हुई सभ्यता की कहानी सुनाते हैं, उसकी कला की, उसके इंजीनियरिंग की और उसकी कभी न मिटने वाली भावना की। ये एक ताकतवर रिमाइंडर है कि इतिहास पत्थर में जिंदा रहता है, जो हमें अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए बुलाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इतना विशाल और अमीर साम्राज्य यादों से लगभग मिट सकता है, तो दुनिया भर में फैले अनगिनत दूसरे खंडहर अपने अंदर और कौन-कौन सी अनकही कहानियां छिपाए हुए हैं।